Yes, good morning, students. Hi, everybody. Today we are going to discuss the new chapter of class 8, standard 8. The chapter number is 8, and the name of the chapter is cell structure and function. है ना? यानी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन इसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एक चैप्टर पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या देखते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो तब चाहे वो एनिमल हो, है ना, सारे लिविंग बींग्स को जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, तो सारा लिविंग बींग्स जो है वो किसी न किसी यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, जिस यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं। जैसे अब देखेंगे यहाँ पे कि लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड में या तो हम लोग प्लांट्स को देखते हैं या फिर एनिमल्स को देखते हैं। मतलब मोस्टली जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे वो क्या है, या तो प्लांट है या फिर एनिमल है, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तहत भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग नहीं देखेंगे। बेसिकली लिविंग बींग्स को दो ग्रुप में बांटा गया, प्लांट्स के रूप में और एनिमल्स के रूप में। तो प्लांट्स के रूप में हम लोग देखते हैं नीम हुआ, पीपल हुआ, तुलसी हुआ, पुदीना हुआ। वैसे ही एनिमल्स के फॉर्म में हम लोग कैट हुआ, डॉग हुआ, एलिफेंट हुआ, ये तरह तरह के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं। और देखते क्या है, तो देखने के साथ साथ हम लोग देखते क्या है कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो तब चाहे वो एनिमल हो तब, ये किसी न किसी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। यानी सेल को बोला गया है क्या कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि सेल, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े इमारत बनते हैं, घर बनता है, मॉल बनता है, तो देखते हैं कि वो घर जो बना हुआ है वो क्या है, छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ है। ईंट मतलब एक ईंट, दूसरा ईंट, फिर तीसरा ईंट, ऐसे कर करके बड़ा सा इमारत खड़ा किया गया हुआ है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा रूम जो है या फिर बड़ा सा मकान जो बना हुआ है वो छोटे यूनिट ब्रिक से बना हुआ है, वैसे ही हम लोग का शरीर अगर मकान रूपी आकार आकृति से अगर तुलना करें तो हम लोग का जो शरीर है वो मकान है। तो हम लोग का शरीर जो है वो छोटे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, जिस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। जैसे मकान बना हुआ है ब्रिक से, वैसे ही मानव का शरीर या फिर जितने भी सजीव प्राणी है, ऑल लिविंग बींग्स, ये ऑल लिविंग बींग्स का जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो सेल के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, या फिर लिखेंगे कि डिफाइन सेल, डिफाइन सेल। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ, हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अब समझेंगे यहाँ पे, है ना, कि यहाँ डेफिनेशन पहले हम लोग समझेंगे कि सेल किसको कहते हैं, डिफाइन सेल या फिर व्हाट इज सेल अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, यहाँ पे तीन चीजों को ध्यान रखना है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। इस बात को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं। तो सेल के कारण ही हम लोग के शरीर का आकार और आकृति बना हुआ है ना, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्योंकि छोटे छोटे सेल, यानी सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, तो छोटे छोटे सेल से मिलकर के हमारा मानव शरीर या फिर प्लांट को देखते हैं या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो ये जो बॉडी बना हुआ है वो छोटे छोटे सेलों से मिलकर के बना हुआ है। उसी सेल के कारण उनके बॉडी का आकार और आकृति बनता है, डेवलप करता है, यानी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसी के चलते हम लोग बोलते हैं सेल को स्ट्रक्चरल, है ना। दूसरा बोलते हैं फंक्शनल, यानी सेल जो है वो वर्क परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग अपने बॉडी को सरवाइव कराने के लिए रेस्पिरेशन का काम करते हैं, न्यूट्रिशन का काम करते हैं, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, तरह तरह के फंक्शंस हमारे बॉडी में होता है, जिसको आगे हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के माध्यम से।
वैसे ही सेल को भी सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीने के लिए क्या है, बहुत सारे फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है ना। जैसे न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये तरह तरह का फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। इसीलिए बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चर, तो हम लोग देख लिए फंक्शनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो फंक्शन, सेल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसके कारण हमारा बॉडी भी जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हम लोग भी जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो न्यूट्रिशन इसलिए लेते हैं क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। हम लोग सांस लेते हैं तो सेल भी सांस लेता है, इसलिए हम लोग सांस लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे फंक्शनल यूनिट बोला गया है। और तीसरा जो हम लोग देखते हैं हेरिडिटी यूनिट की बात की गई है, तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है, अनुवांशिकता का कैरेक्टर। यानी क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखे, चाहे वो प्लांट होगा तब या फिर एनिमल होगा तब, उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो होगा वो उसके फोर फादर्स यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर से रिजेंबल्स कर रहा होगा। जैसे हम लोग देखते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ इसका नाक जो है वो फलाने के जैसा, ये कान जो है वो नाना के जैसा है, ये दादा के जैसा मुंह है इसका, इस तरीके से बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो है वो हमारे फोर फादर से यानी फिर एंसेस्टर बोले या फिर पेरेंट्स बोले, तो उसके माध्यम से, उनके माध्यम से हमारे बॉडी में आता है। इसीलिए सेल को हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। यानी क्या देखें कि सेल को हम लोग बोले स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कि सेल का डेफिनेशंस देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेल के डिस्कवरी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सेल को किसने डिस्कवर किया, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ सेल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ सेल देखेंगे यहाँ पे, है ना। यानी सेल को किसने खोज किया था ये चीज देखेंगे। तो देखेंगे क्या यहाँ पे कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in the year 1665 with the help of self-designed microscope, माइक्रोस्कोप समझेंगे यहाँ पे। यानी सबसे पहला सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो सबसे पहला सेल का डिस्कवरी जो वो रॉबर्ट हुक ने किया था। और वो कब किए थे, तो वो 1665 में किए थे। यहाँ पे गौर करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। और कब किया था, तो 1665 में, है ना, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब क्या है कि सेल की डिस्कवरी 17वीं सेंचुरी में हुई थी, 17वीं शताब्दी में हुई थी, 17th सेंचुरी में हुई थी। और उस समय तक सेल के बारे में जानकारी लोगों के पास नहीं था, है ना। 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया कि इनके द्वारा माइक्रोस्कोप को बनाया गया। इन्होंने बहुत सिंपल, बिल्कुल साधारण तरह का माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था रॉबर्ट हुक ने। और उस माइक्रोस्कोप के मदद से रॉबर्ट हुक 1665 में लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। अब देखेंगे कि इन्होंने कैसे किया था। तो ये जो डिस्कवर किए थे ये कॉर्क सेल के माध्यम से किए थे। कॉर्क सेल को यहाँ पे समझेंगे, कॉर्क सेल, है ना। कॉर्क सेल क्या है, तो कॉर्क सेल जो ना ये नॉन लिविंग पार्ट होता है प्लांट का, है ना। यानी पेड़ में जो बार्क होता है, पेड़ में जो छाला होता है वो नॉन लिविंग होता है। उसी छाले से यानी कॉर्क छाले से जब उसको थीन स्लाइस करते हैं तो क्या निकलता है, ये कॉर्क सेल वहां पे निकलता है। और ये कॉर्क सेल जो निकला वो कैसा स्ट्रक्चर था इसका, तो जस्ट लाइक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। यानी देखेंगे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ छोटा सा बॉक्स में हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी का छाता के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बन करके निकला था, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि इस तरीके का, अब हम तो बहुत अच्छे से नहीं बनाए हैं, ये बहुत शेप में, बहुत डिजाइन में बना हुआ था। ये देखते हैं ना, हेक्सागोनल शेप इसका था, ऐसा करके देखेंगे हेक्सागोनल शेप इसका बना हुआ था। फिर इस तरीके से ऐसे करके, है ना, ये बना हुआ होता है। ऐसे करके स्ट्रक्चर जो है वो हनीकॉम्ब का होता है। और ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दिया था रॉबर्ट हुक को, वो माइक्रोस्कोप से जब इसको देखे थे, तो, है ना। अब समझेंगे यहाँ पे
कि इन्होंने देखा था तो ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको अपने माइक्रोस्कोप में दिखा था, यही है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को लैटिन वर्ड सेलुला के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। इसीलिए अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लैटिन वर्ड क्या है, सेलुला, है ना, सेलुला। इसी लैटिन वर्ड सेलुला से ये सेल वर्ड डिराइव किया गया था। इसका सेलुला का इंग्लिश डिक्शनरी में जब मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है, ए लिटिल रूम होगा, या फिर ये स्मॉल रूम होगा, या फिर स्मॉल कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुला बोलते हैं। और वहीं से सेल का नाम आया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या है कि द वर्ड सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम, है ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, द वर्ड सेल वाज, है ना। यहां से ये आगे करते स्टेंजा चेंज करके आप लोग लिखेंगे कि द वर्ड सेल वाज derived from the Latin word cellula, है ना, which means a small room, है ना, एक छोटा सा रूम, है ना, ए लिटिल रूम, ए स्मॉल रूम, है ना, इसको लिटिल रूम भी बोला गया है, लिटिल रूम, स्मॉल कंपार्टमेंट भी इसको बोला गया है। इस तरीके से इसका नाम पड़ा, है ना, सेल का। किससे पड़ा, तो ये सेलुला जो वर्ड देख रहे हैं, ये सेलुला जो वो लैटिन वर्ड है, यहाँ पे लिखे हैं डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला से ये डिराइव किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो रॉबर्ट हुक साहब ने जो है वो कब किए थे, रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 में किए थे, ठीक इसके 9 साल के बाद, है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 9 साल के बाद एंटन वान लीवेनहॉक नाम का दूसरा साइंटिस्ट था, वो लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे कि लेटर ऑन इन द ईयर 1674, है ना, another scientist named Anton van Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek discovered living cell from the pond water, समझेंगे यहाँ पे। यानी क्या था कि ठीक, यानी रॉबर्ट हुक जो है 1665 में किए थे, और 1674 में एंटन वान लीवेनहॉक नामक दूसरा साइंटिस्ट जो है वो लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। और वो भी कैसे किए थे, है ना, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ। ये भी क्या किए थे कि सबसे पहले ये थोड़ा सा माइक्रोस्कोप, जो रॉबर्ट हुक साहब का जो माइक्रोस्कोप था उससे थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाए, एंटन वान लीवेनहॉक थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाए। और उसके बाद क्या किए कि पॉन्ड वाटर लिए, पोखर का पानी लिए, और उस पॉन्ड वाटर को स्लाइड पे डाल करके जब अपने माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा तो उसमें इनको लिविंग सेल दिखाई दी थी। और यहीं से क्लियर हुआ कि 1674 में एंटन वान लीवेनहॉक के द्वारा लिविंग सेल की डिस्कवरी की गई थी, है ना। अब यहाँ पे कुछ इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ विशेष चीजों के बारे में जानेंगे। ये बेसिक डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हम बता दिए, है ना। अब आगे है कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे पॉइंट के तौर पे, आप लोग जानेंगे, है ना। जैसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, है ना। तो आप देखेंगे न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन किया था, है ना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन किया था। उसके बाद जो देखते हैं, है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो आप देखेंगे प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, जे ई पुरकेंजी,
है ना, ये देखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि सेल थ्योरी को किसने दिया था, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, ये जानेंगे। ये सब जानने योग्य बातें हैं, है ना। आपको इतना नहीं, क्लास 8 में इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जानने योग्य बातें हैं, इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि हु प्रपोज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो क्या बोलेंगे कि सेल थ्योरी was given by, है ना। ऐसे पूरा नाम इनका है थियोडर स्क्वान और मैथियस स्केलेडेन, है ना। दोनों जर्मनी के एक बोटनिस्ट हैं, एक ये जूलॉजिस्ट हैं। तो क्या लिखेंगे कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, है ना। यहां पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्केलेडेन एंड स्क्वान, है ना, in the year 1838 and 1839 respectively, है ना। समझेंगे यहाँ पे, यानी सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्केलेडेन एंड स्क्वान, यानी स्केलेडेन के द्वारा। इनका पूरा नाम है मैथियस स्केलेडेन, पूरा नाम है मैथियस स्केलेडेन, और थियोडर स्क्वान इनका पूरा नाम है। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक जूलॉजिस्ट है, दूसरा बोटनिस्ट है ना। और ये 1838 और 1839 में दोनों इंडिविजुअली सेल थ्योरी के ऊपर में वर्क किया था। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि प्रपोज, यानी हु प्रपोज सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्केलेडेन एंड स्क्वान इन द ईयर 1838 एंड 1839 रिस्पेक्टिवली, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि ये सेल थ्योरी इनके द्वारा तो दिया गया, लेकिन इस सेल थ्योरी को बाद में चल करके रीमोडिफाइड किया गया, है ना। और यहां पे लिखेंगे कि सेल थ्योरी वाज रीमोडिफाइड बाय आर विर्चो मतलब रडल्फ विर्चो पूरा नाम, है ना। समझेंगे यहाँ पे, है ना। क्या है कि सेल थ्योरी शुरुआत में किनके द्वारा दिया गया, तो मैथियस स्केलेडेन एंड थियोडर स्क्वान के द्वारा दिया गया, लेकिन ये सेल थ्योरी बाद में चल करके रीमोडिफाइड किया गया, इसको परिवर्तित किया गया, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया है रीमोडिफाइड। और इनके द्वारा किया गया था, तो रडल्फ विर्चो के द्वारा ये किया गया था, है ना। तो ये सब कुछ तथ्य हैं, जानने योग्य बातें हैं, जो 8 में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो फिर क्वेश्चन के तौर पे ही इसको हम समझा देते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई पूछे तो क्या बोलिएगा कि द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, है ना। सेल का जो लिविंग कंपोनेंट होता है, उसी लिविंग कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो डेफिनेशन भी आपको पता चल गया। अगर कोई पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, द लिविंग, इसको अच्छे से लिख देते हैं, है ना। ये नीचे में मिटा दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, है ना। ये क्वेश्चन अगर बनता है तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो क्या लिखेंगे, द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, द लिविंग कंपोनेंट of the cell is known as प्रोटोप्लाज्म, है ना। हम इसलिए भी बोल करके लिखा रहे हैं कि आप लोगों को लिखने में भी सहूलियत होगी, और बोर्ड पे तो हम लिख ही दे रहे हैं। क्या है, द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और में क्या लिखेंगे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ये चीज हम लोग देखेंगे, है ना। क्या है यहाँ पे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अगर दोनों को मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये चीज जानने वाली बातें हैं, ये सब चीज आप जान करके रखिए, समझ करके रखिए, बहुत फायदा करेगा। क्योंकि ये 8 में भी हम पढ़ा रहे हैं, 9th में भी सेल आपको पढ़ना है,
तो 8 में जितना पढ़े ना इसका कई एक ज्यादा गुना आपको 9th में पढ़ना है, क्योंकि 9th का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा भास्ट है इन कंपेरिजन टू 8। यहाँ पे इंट्रोडक्शन केवल जानना है और वहां पे इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, है ना, सेल शेप एंड सेल साइज। ये 3 चीज देखेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के लोग पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा सारा चीज वैसे ही मिलेगा। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, है ना, सेल शेप एंड सेल साइज, है ना, एकदम बिल्कुल आप समझिएगा इस चीज को। देखते हैं क्या कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ सरफेस, यानी इस पृथ्वी पे अरबों की संख्या में सजीव प्राणी मौजूद है। अब ये सजीव प्राणी हो सकता है कि प्लांट हो सकता है कि एनिमल हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट, है ना, जीव जंतु हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जैसे तो है नहीं, सबका शेप अलग है, सबका साइज अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका नंबर अलग है। कोई जेंट्स है, कोई माइक्रोस्कोपिक है, कोई बहुत बड़ा है, मतलब जेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे ऐसे तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज, यानी सेल नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 सबके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी जो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, है ना, तो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, तो बॉडी में क्या होगा, किसी ऑर्गेनिज्म में 2 सेल हो सकता है, किसी में 2000 सेल हो सकता है, किसी में 1 सेल होगा, किसी में 25 सेल होगा, मतलब अलग अलग। कहने का क्या मतलब है कि कोई 1 सेल का बना हुआ हो सकता है, कोई मेनी सेल का बना हुआ हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा सेल का बना हुआ हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहला देखेंगे सेल नंबर को पढ़ेंगे, सेल नंबर को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सेल नंबर, है ना। सेल नंबर में हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म सेल नंबर के बेसिस पे देख रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली, है ना, दो ग्रुप में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यहां पे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल organisms are divided into, है ना, 2 main group, divided into 2 main group, है ना, मेन ग्रुप, है ना, 2 मेन ग्रुप में बटेगा। और नाम क्या है, दैट इज 1 में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझेंगे, यानी सेल नंबर के आधार पर अभी हम 1 बाय 1 सबके बारे में बताएंगे कि अभी जो टॉपिक है वो क्या है, एनसीईआरटी बुक के लॉन्ग की ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, है ना, सेल का शेप एंड सेल के साइज। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़े सेल नंबर। तो सेल नंबर में क्या देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी सेल के संख्या के बेसिस पे, किसी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल हैं उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 मेन ग्रुप में बांटा गया। ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे 2 मेन ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, और मल्टी मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव, यानी बहुत सारे सेलों से मिलकर के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो 1 बाय 1 यहाँ हम इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, कि यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग पहले देखेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, तो क्या है कि द ऑर्गेनिज्म which is made up of only one cell, है ना, is known as unicellular organism,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, है ना। तो क्या है यहाँ पे देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वैसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। गौर करेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन याद रखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वह जीव जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से यानी एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं, उन्हीं को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं क्या, एग्जांपल में अमीबा, AMOEBA, अमीबा, है ना। दूसरा इसका एग्जांपल होगा पारामीशियम, है ना। तीसरा इसका होगा क्लेमाइडोमोनास, है ना। ये सब जो है वो कुछ ETC यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना। यानी ये कुछ वैसे जीव का नाम यहाँ पे हम दिखाए हैं, जैसे अमीबा हुआ, पारामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ। ये सब कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, यानी एक सेल का बने हुए ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, है ना। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए नाम से ही क्लियर है, यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब मेनी, बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो क्या बोल यहाँ पे लिखेंगे कि द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, द organisms which is made up of more than one cell is known as multicellular organisms, है ना। अब इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन ले रहे हैं, कैट हुआ, है ना, डॉग हुआ, है ना, नीम हुआ, पीपल हुआ, तुलसी, ये सब कुछ एग्जांपल हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, है ना। नाम से क्लियर यहाँ पे समझेंगे कि द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, है ना। यहाँ पे दिया ना मोर देन वन सेल, समझेंगे यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर के जो बने हुए होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, नीम है, तुलसी है, पीपल है, ये सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, उसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ETC लिख दिए हैं। तो देख लिए यहाँ पे सेल नंबर के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग देखें कि सेल नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म क्या है, दो ग्रुप में बांटते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यानी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल यूनिसेलुलर, एंड ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो हम लोग देखेंगे सेल नंबर तो हम लोग देख लिए, अब जो हम लोग देखेंगे दूसरा वो है सेल शेप यानी वैरायटी ऑफ शेप की बात करते हैं, समझेंगे यहाँ पे। ये हम लोग इसको सेल नंबर को हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग सेल शेप को पढ़ने के लिए चल रहे हैं। तो सेल शेप अब देखते क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे सेलों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे हम लोग अपनी ही बात करें, ह्यूमन की ही बात करें, तो ह्यूमन में क्या देखते हैं, मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। यानी सेल की बात करते हैं तो हम लोग में क्या है, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस के नंबर में हमारे बॉडी में सेल मौजूद है ना। यानी ऐसे बोले तो मोर देन 60 मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, तो नंबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेल के शेप के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। सेल के साइज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या देखते हैं, सेल का शेप, यानी 200 से भी ज्यादा प्रकार के सेल हमारे बॉडी में मौजूद है। अब समझिएगा यहाँ पे कि सेल का शेप, जैसे
देखते हैं हमारे बॉडी में मस्कुलर सेल होते हैं, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल है, हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल है, हमारे बॉडी में नर्व सेल है ना, स्पर्म सेल है, मसल सेल है, एपिथेलियल सेल, तरह तरह के सेल हमारे बॉडी में मौजूद है, बोन सेल है, इस तरीके से बहुत सारे सेल हमारे बॉडी में मौजूद है। तो आखिर जो सेल है ना, ये सेल होंगे तो सारे सेल अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के हैं। तो जितने प्रकार के सेल हैं, जितने टाइप्स के सेल हैं, सारे सेल का टाइप्स यानी शेप भी क्या होगा, अलग होगा, है ना। सेल का शेप जो होता है वो अलग होता है, सारा सेल एक जैसा नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, है ना, सेल शेप में कि हम लोग ये स्फेरिकल हम शेप बना रहे हैं, इसको स्फेरिकल शेप यहां समझेंगे, ये इस तरीके का है, स्फेरिकल हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसको बाइकॉनकेव नेचर भी बोल सकते हैं, मतलब बीच में धसा हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी सेल। आरबीसी सेल यानी रेड ब्लड सेल का ये फिगर हम अभी आपको बताएं, है ना। ये देखिए ये कैसा है, स्फेरिकल शेप का है ये, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में मसल सेल भी मिलेगा, आपको समझेंगे, इस तरीके का मिलेगा, है ना। स्पाइंडल शेपेड स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा बना हुआ था, स्पाइंडल शेप स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो इस तरीके का सेल जो देख रहे हैं ये क्या है, स्पाइंडल शेप सेल। ये आरबीसी सेल ये कैसा था, स्फेरिकल शेप था, स्फेरिकल शेप, है ना। ये जो देख रहे हैं ये हमारा है मसल सेल, मसल सेल। और ये जो देखते हैं इसका शेप कैसा है, ये है स्पाइंडल शेप है, स्पाइंडल शेप है ना। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं न्यूरॉन सेल की बात करते हैं, रफ फिगर अभी हम बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इधर आकर के ये ऐसे हो गया है ना, ये इस तरीके का शेप आपको दिखाई देगा, है ना। फिर देखेंगे आपको ऐसा भी शेप आपको दिखाई देगा, ऐसा भी सेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा नर्व सेल हुआ, है ना। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, नर्व सेल। वैसे ही यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये एक्चुअल में तो ये ऐसा होता है, लेकिन इसको हम लोग सिंपल ये बनाते हैं। ये हुआ हमारा स्पर्म सेल हुआ, स्पर्म सेल हुआ। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सेल जितने, ये सारा बनाना संभव नहीं है, हम आपको ये बता रहे हैं कि सेल का शेप जो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है, यानी स्फेरिकल शेप भी हो सकता है सेल, ये स्पाइंडल शेप भी हो सकता है ना। ये जो देख रहे हैं ब्रांच स्ट्रक्चर जो दिख रहा है नर्व सेल का, इस शेप का भी सेल होता है। यहाँ जो देख रहे हैं स्पर्म सेल देख रहे हैं, ये इस तरीके का भी हो सकता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। अब 200 प्रकार का सेल का शेप है, वो बस हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि सेल का शेप भी अलग अलग होता है, रेगुलर, इरेगुलर, कॉनकेव नेचर का, स्फेरिकल, है ना, इलोंगेटेड, स्पाइंडल शेप, तरह तरह के शेप होते हैं। तो सेल के शेप के बारे में देखिए, यानी दूसरा हमारा सेगमेंट क्लियर हुआ सेल शेप। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा सेल साइज। सेल साइज के बारे में पढ़ेंगे, तो समझिएगा यहाँ पे कि सेल का साइज, यानी जितने भी सेल आप देख रहे हैं ये सारे सेल का साइज एक जैसा नहीं है ना। सारे का साइज जो है वो एक जैसा नहीं है, सबका साइज क्या है, अलग अलग है ना। समझिएगा यहाँ पे कि सेल का साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के, है ना, कुछ सेंटीमीटर तक का ये होता है। जैसे आप समझेंगे यहाँ पे कि ये जो सेल जो वो नेकेड आई से तो दिखता भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो हमारे खुली आंखों से नहीं दिखता है, उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है, मदद लेना पड़ता है। तो क्या है कि मतलब एक मीटर का मिलियंथमा भाग इतना छोटा जो है, यानी 1 मीटर का मिलियंथ भाग, समझ लीजिए ना, 1 बाई, है ना। इस तरीके से हम लोग देखते हैं इतना छोटा, है ना, यानी अगर बोले यहाँ पे तो क्या होगा, 1 पे पावर, है ना, -6 माइक्रोमीटर यानी mm तक का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, है ना। इतना छोटा स्ट्रक्चर इसका होता है। और अगर बड़े की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 170 mm का भी होता है सेल। ये ऑस्टिच का एक सेल जो देखते हैं ये 170 mm, मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये लगभग 17 सेंटीमीटर बड़ा सेल होता है। तो इसका साइज भी क्या होता है, बड़ा और छोटा होता है। बहुत माइक्रोस्कोपिक भी स्ट्रक्चर है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग खुली आंखों से देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सेल नंबर भी क्लियर हुआ, सेल साइज और सेल शेप, ये तीनों का तीनों क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे
कि साइज के बारे में देखें यहाँ पे, तो क्या था 1 मिलियन पार्ट, मतलब 1/1 मिलियन बोलते हैं ना, 1/1 यानी 1 मीटर का मिलियनथमा भाग से लेकर के, है ना, कुछ सेंटीमीटर तक का ये सेल का साइज होता है। अब जैसे देखेंगे कि बैक्टीरिया जिसे माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, तो माइक्रोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसका साइज क्या है 0.1 mm होता है ना। देख लीजिए कितना छोटा है यहाँ पे। और उसी में हम लोग देखते हैं ऑस्टिस का एक सेल देखते हैं तो भी जस्ट बताया 170 mm का होता है, यानी ये कितना बड़ा है। तो इस तरीके से सेल का साइज जो होता है वो वेरी करता है। आप बुक में देखेंगे किसी में कुछ मिलेगा, सब सेल का साइज अलग अलग आपको दिखाई देगा, मिलेगा। वो क्या है, तो सेल का जो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बॉडी का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि बॉडी का जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल, यानी बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल, बहुत सारे सेल जब हम लोग मिलाते हैं तो बन जाता है क्या, टिश्यू बन जाता है। और जब बहुत सारे टिश्यू को मिलाते हैं तो बन जाता है हमारा ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन को मिलाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। एंड जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को हम लोग मिलाते हैं तो बन जाता है क्या, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, है ना। अब समझेंगे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहे हैं, प्राइमरी कॉन्सेप्ट आपके समक्ष है। क्या है कि सबसे पहला हम लोग देखें सेल, ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, बेसिक यूनिट के बारे में देख रहे हैं कि सेल है तो जब एक प्रकार के बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो बना देता है टिश्यू, वैसे ही जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो बना देता है ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो बन करके तैयार होता है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, ये आगे चल करके बहुत सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। अब यहां से ये आपका था जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना। अब हमारा जो सेगमेंट शुरू होगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के लिए पहले ये पिक्चर बना दे रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे 1 by 1, है ना। पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। है ना, पहले वीडियो बना ले रहे हैं फिर इसको रिकॉर्ड करके बताएंगे। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल के आकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सेल के आकार के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देख रहे हैं क्या कि टाइप्स ऑफ सेल हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल का क्या है, दो ही प्रकार के सेल होते हैं, या तो प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल होगा, या फिर एनिमल सेल होगा। ये समझेंगे, दो प्रकार के सेल होते हैं। जो प्लांट में पाए जाते हैं उसको हम लोग प्लांट सेल बोलते हैं, जो एनिमल में पाए जाते हैं सेल उसको हम लोग एनिमल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम फिगर एक ही बनाए हैं, इसी एक ही फिगर से वो दोनों क्लियर हो जाएगा। देखते क्या है कि सेल जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल के पार्ट होते हैं जो लगभग ऑलमोस्ट दोनों में पाए जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला हम जो देख रहे हैं ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझेंगे यहाँ पे ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग 4 नाम से जानते हैं, यानी एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही और 3 और नाम इसका अलग अलग है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये समझेंगे, है ना। यानी ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। यानी 4 नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, पहले लेवलिंग कर देते हैं फिर देखेंगे। इसमें जो देखते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो देखते हैं वो बीच बीच में गैप है, यानी ये पोर है, ओपनिंग है,
है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर पोर बोलेंगे, सेलुलर पोर बोलेंगे, छिद्र बोलेंगे। इससे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यानी इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड, यानी सेल को जो बाहर से जरूरत है वो इसी पोर के माध्यम से अंदर आता है, और जो अंदर से बाहर भेजना होता है वो इसी पोर के माध्यम से आउट हम लोग करते हैं, बाहर करते हैं। इसके बाद ये जो देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में क्या है, फ्लूइड लाइक मटेरियल्स, ये तरल पदार्थ अंदर में, ये जिसको हम लोग डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, ये सब जो देख रहे हैं, है ना, ये डॉट डॉट से रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे, ये देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी साइटोप्लाज्म में जो मौजूद होते हैं ऑर्गेनेल्स, इसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिकांग इसको कहते हैं, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन मौजूद हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल जो है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, है ना, देखेंगे। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग बोलते हैं। अब रफ क्यों बोलते हैं समझ लीजिएगा, है ना, यहाँ पे ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखेंगे एक को हम लोग रफ बोलते हैं, दूसरा को स्मूथ बोलते हैं। रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बॉडी पे देखिए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मतलब दाना दाना की जैसा स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है, जिसको ये दाना क्या है, तो ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के चलते ये रफ दिख रहा है, इसीलिए इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे दाना के जैसा स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम्स इस पे मौजूद है। और दूसरा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं इसमें किसी तरह का कोई ग्रेन्स दाना नहीं मौजूद है राइबोसोम्स, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम्स मौजूद होता है, और दूसरा फ्रीली यानी साइटोप्लाज्म में अलग ही एक जगह गुच्छे के तौर पे राइबोसोम्स मौजूद होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे राइबोसोम्स अलग से मौजूद होता है ना, इसको राइबोसोम्स, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा फंक्शन हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद 8 के अकॉर्डिंग जो है वो हम बता रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं ये इस तरीके का थीन स्पाइंडल सेपरेट स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये एक नहीं, ये मल्टीपल के नंबर में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम, है ना, ये सेल ऑर्गेनेल है। ऐसा ही सेल में क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है ना। वैसे ही इस सेल में कहीं पे क्या होगा, लाइसोसोम्स मौजूद होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम्स। ऐसे कर करके ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो सेल में मौजूद होता है। तो समझेंगे यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल जो हम बता रहे थे ये गौर करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। टाइप्स ऑफ सेल देखें कि क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, द फर्स्ट वन इज प्लांट सेल और सेकेंड वन इज एनिमल सेल। समझेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, याद रखेंगे यहाँ पे कि प्लांट सेल जो होता है यानी दोनों सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, किसी में कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है तो किसी में कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ प्लांट सेल पे चर्चा करते हैं, तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में, है ना, यहाँ पे लिखते हैं प्लांट सेल में क्या होगा, तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है, लार्ज वैक्यूल्स होता है ना। प्लांट सेल में क्या होगा, लार्ज वैक्यूल्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्लांट सेल में क्या होगा, पहला लार्ज वैक्यूल्स होगा, 1 नंबर में यहाँ पे लिख देते हैं लार्ज वैक्यूल्स होगा प्लांट सेल में। दूसरा क्या होगा, इसमें सेल वॉल मौजूद होगा, है ना। और तीसरा जो हम लोग देखते हैं इसमें, है ना, तीसरा जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लांट सेल में वो क्या होगा,
लार्ज वैक्यूल्स हुआ सेल वॉल और तीसरा होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये तीन सेल ऑर्गेनेल जो है, ऐसे तो और भी डिफरेंसेस है लेकिन 8 के लेवल तक देख रहे हैं तो क्या है कि प्लांट सेल में ये तीन स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, है ना। यानी क्या होगा, लार्ज वैक्यूल्स पहला, सेल वॉल दूसरा और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। ये तीन जो देख रहे हैं ये तीन ऑर्गेन जो होता है ऑर्गेनेल, ये प्लांट में मौजूद, प्लांट में ही ये मौजूद होते हैं, है ना। तो देखेंगे एक चीज और यहीं पे जान जाते हैं कि अगर कोई पूछता है कि प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ कंपोनेंट, यानी प्लांट सेल किस चीज से बना हुआ है, व्हाट इज द क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट एंड एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट। तो याद रखेंगे कि एनिमल सेल किससे बना हुआ है, एनिमल सेल लिपिड्स प्लस प्रोटीन के मिलने से बनता है ना। याद रखेंगे एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। एनिमल सेल किससे बना हुआ है, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है। और प्लांट सेल जो है वो किससे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है किससे, सेल्यूलोज से ये बना हुआ है। प्लांट सेल जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है और एनिमल सेल जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है। तो ये चीज देख लिए, यानी अभी हम डिफरेंशिएशन बताए हैं किसमें, प्लांट सेल यानी टाइप्स ऑफ सेल में। तो टाइप्स ऑफ सेल तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। अब डिफरेंशिएशन में देखें तो क्या होता है प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या होता है कि एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझेंगे, डिफरेंशिएशन बता रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, उसके बाद हम लोग सेल के चर्चा करेंगे कि एनिमल सेल का क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो एनिमल सेल का होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन क्या होता है कि प्लांट सेल में ये प्लांट सेल, एनिमल सेल में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर स्ट्रक्चर का होता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर में होगा और इसके आउटर मोस्ट कवरिंग में क्या होगा, एक एडिशनल स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल। ये सेल वॉल से घिरा हुआ होता है। प्लांट सेल जो है वो हम इसको गंदा नहीं कर रहे हैं, है ना। ये ब्लू वाला लाइन आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है प्लांट सेल में वो सेल वॉल का बना हुआ होता है जो नॉन लिविंग है। ये क्या है, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होता है। ये डिफरेंस हम लोग देखें। दूसरा जो हम लोग देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, ज्यादा पिक्चर जो है वो गंदा ना लगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल जो है उसमें एक नया सेल ऑर्गेनेल होगा जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो होगा ही होगा, इसमें है ना क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे लिखे है ना। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा। एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स, यहाँ भी वैक्यूल्स मौजूद है। देखिए यहाँ पे वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी होता है वैक्यूल्स और प्लांट सेल में भी होता है। दोनों में फर्क क्या है कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल्स होता है, वो बहुत बड़ा होता है ना। यानी सेल का जो शेप है ना, उस शेप का लगभग 90% स्पेस जो वो क्या है, वैक्यूल्स कवर कर लेता है। 90% स्पेस आर कवर्ड बाय वैक्यूल्स, है ना। 10% स्पेस जो बचता है उसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स हो सकता है कि नहीं होगा, अब्सेंट हो सकता है, या अगर होगा तो क्या होगा, स्मॉल इन नंबर होगा, छोटे छोटे नंबरों में होगा, मतलब बहुत छोटा छोटा होगा और 2, 4, 5 की संख्या में होगा, है ना। और दूसरा क्या बोले कि नहीं भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। दूसरा जो हम लोग देखते हैं, है ना, एक और, ये 8 में नहीं पढ़ना है लेकिन बता दें कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी। और समझिएगा यहाँ पे कि एनिमल सेल में इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को प्लांट सेल में हम लोग बोलते हैं डिप्टोजोम्स बोलते हैं,
याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डिक्टोजोम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये डिफरेंशिएशन प्लांट और एनिमल सेल में कर दिए। अब हम लोग एनिमल सेल का ये यूनिक जो हम लोग अपना चर्चा है, स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे थे, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, ये सारा डिफरेंशिएशन हम कर दिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे कि अभी बता दिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दिए, है ना। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे राइबोसोम्स के बारे में बता दिए, है ना। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, है ना। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम, है ना। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लाइसोसोम्स, है ना। ये छोटा सा जो देख रहे हैं ये एक भी हो सकता है, ऐसे भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे कर करके इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यानी ये एनिमल सेल हम यहाँ पे फिगर जो है क्या है, फिगर शोइंग, है ना, टिपिकल एनिमल सेल, ठीक है ना। ये एनिमल सेल का फिगर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूल्स क्या है, छोटा छोटा है और मल्टीपल के संख्या में है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर के बारे में अभी बता दिए। ये जो स्ट्रक्चर जो बताया, ये दीज ऑल आर कॉल्ड एज द सेल ऑर्गेनेल। ये सारे के सारे को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर में सेल ऑर्गेनेल को पढ़ लिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो जैसे सेल के ऊपर में मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर में क्या है, न्यूक्लियस कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद जैसे सेल के ऊपर में पोर था जिसको सेलुलर पोर बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस में भी क्या होता है, पोर प्रेजेंट होता है। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको यहां पे लिख देते हैं न्यूक्लियर पोर, है ना, न्यूक्लियर पोर इसको हम लोग बोलेंगे, है ना। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में फ्लूइड लाइक मटेरियल्स है। इस फ्लूइड लाइक मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, है ना। जैसे सेल के अंदर में फ्लूइड लाइक मटेरियल्स है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर में फ्लूइड लाइक मटेरियल्स है, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक चीज और यहीं पे ध्यान में रखेंगे, ये लिविंग कंपोनेंट है, याद रखेंगे। यानी ये लिविंग नेचर का होता है और इसी के लिविंग नेचर के चलते जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो लिविंग बिहेवियर शो करता है। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये भी क्या है, लिविंग बिहेवियर को शो करेगा, है ना। इसके अंदर में थ्रेड लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस थ्रेड लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमोजोम्स बोलते हैं, है ना। ये क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर आपको दिखा, है ना। उसके बाद इसके अंदर में ये जो देख रहे हैं इस तरीके का डेंस स्ट्रक्चर एक दिख रहा है ब्लैक, है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ये हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर है मौजूद होता है इसी क्रोमोजोम्स के ऊपर में, है ना। क्रोमोजोम्स के ऊपर में डॉटेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको बोलते हैं क्या, हम लोग जीन बोलते हैं, जीन। क्रोमोजोम्स के ऊपर ही मौजूद रहता है जीन, और इसको हेरिडिटी यूनिट कहा गया है। यानी जो कैरेक्टर हमें हमारे पेरेंट्स से ट्रांसमिट होकर के आते हैं उसके वो काम यही जीन करता है ना। इसको बोला गया है कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसी जीन को क्या कहा जाता है, कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में भी हम बताएं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बताएं। अब एक एक मतलब क्या बोलते हैं कि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा फंक्शन जान लेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या देखे यहाँ पे कि ये सारा चीज देख लिए। अब क्या है कि फंक्शन भी हम लोग जान लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल तो सब हम लोग देख लिए, अब सारे सेल ऑर्गेनेल के बाद क्या है, एक एक फंक्शन जान लेना है ये क्लास 8 तक में। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल जर्क से, है ना। यानी अगर धक्का उक्का लग गया कहीं प्रेशर इस पे पड़ेगा तो एक्सटर्नल जर्क से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रोकने का काम करता है। दूसरा कि इसके अंदर में जो फ्लूइड लाइक मटेरियल्स है साइटोप्लाज्म या अदर सेल ऑर्गेनेल, सबको ये क्या करता है,
इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। साथ ही साथ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स को ये परफॉर्म कराता है। कुछ सबस्टांस अंदर में आएंगे, कुछ अंदर से बाहर जाएंगे, तो उसको ये परफॉर्म कराने का काम करता है, ठीक है ना। ये चीज देखें। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि कुछ ऐसे मटेरियल सेल के अंदर होते हैं जो न्यूक्लियस से, है ना, एक सेल के न्यूक्लियस से दूसरे सेल के न्यूक्लियस को चाहिए होता है और दूसरे सेल के न्यूक्लियस से इस सेल को चाहिए होता है, तो वो डायरेक्टली मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से वो करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, तो ये सेल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना। जैसे सेल के अंदर में न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर में न्यूक्लियस जो क्या है बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है। तो आखिर ये सेंटर में कैसे रहेगा, तो सेंटर में इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से सेंट्रली लोकेटेड होता है ना। यानी क्या बोले, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा फंक्शन क्या है, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, के साथ साथ ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ वन सेल टू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर सेल एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर सेल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ मेन सेल, है ना। तो ये काम करता है, ये फंक्शन हम लोग देख लिए। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं, है ना। और ये साइटोप्लाज्म जो देखेंगे ये साइटोसोल से मिलकर के बना हुआ होता है। साइटोसोल ये हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो देख रहे हैं वो लिविंग है, तो सबको तो नरिशमेंट चाहिए ना, सबको तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो सारे सेल ऑर्गेनेल को नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड जो करता है वो कौन करता है, तो यही साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक मटेरियल्स इसमें सेल में मौजूद है वो करता है। जो साइटोप्लाज्म का हम लोग देखिए यहाँ पे ये जेली लाइक मटेरियल होता है, ये देखिए, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ना। डबल मेम्ब्रेनस यानी एक जो स्ट्रक्चर होगा, एक मेम्ब्रेन जो होगा वो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा और दूसरा जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, ये अंदर में ही इस तरह से फोल्डेड होता है, ठीक है ना। ये इनर मतलब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसका अपना डीएनए होता है, इसका अपना डीएनए होता है, इसका भी अपना डीएनए होता है, इसका भी अपना, यानी कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए होता है। ये हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, पढ़ेंगे। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यही माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो हम लोग फूड लेते हैं तो फूड सेल में जाता है और ये फूड जो है सेल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो फूड जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उस फूड से एनर्जी निकालने का काम यही करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं ये गोल्जी बॉडी, यहाँ देखते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी, है ना। और इसका काम क्या है, तो ये सिक्रीशन का काम करता है। कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाएगा, कुछ इंजाइम्स का सिक्रीशन करवाएगा। जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स और इंजाइम्स का सिक्रीशन होता है ना, तो ये सिक्रीशन कौन करवाता है, यही गोल्जी बॉडी जो है ये करवाता है। लिखे हैं, है ना, ये यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या फिर गोल्जी एपरेटस भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी कैमेलियो गोल्जी साहब ने किया था, है ना। तो क्या है कि ये सिक्रेटरी इसका फंक्शन है, सिक्रेटरी फंक्शन है, मतलब कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, एंजाइम्स का फंक्शन ये सिक्रेट करेगा, है ना। कुछ कैटालिस्ट का ये सिक्रेशन करता है, के साथ साथ उसको पैक करेगा, पैकेजिंग का भी काम करता है और पैक करके दूसरे जगह भेजने का ये काम करेगा। ये देखिए गोल्जी बॉडी को हम लोग देखें। फिर उसके बाद जो हम लोग देखते हैं राइबोसोम्स, यहाँ देख रहे हैं, तो राइबोसोम्स का क्या काम है, यहाँ पे हम टिक करते जा रहे हैं। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। हमारे बॉडी में राइबोसोम्स का काम क्या है, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ जो हम लोग देखते हैं ये सेंट्रोसोम, तो सेल में डिवीजन होता है, सेल में डिवीजन होता है, यानी सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि सेल डिवीजन कैसे होगा, इसी सेंट्रोसोम के माध्यम से होता है।
तो सेंट्रोजोम का क्या फंक्शन है, यहाँ सेल को ये डिवाइड करवाएगा, यानी एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे कर करके होते जाता है, तो ये डिवीजन का काम करवाता है। उसके बाद वैक्यूल्स का काम क्या है, तो ये जो है वो सेल सैप, यानी ये स्टोर करता है कुछ मटेरियल्स को, ये स्टोर कर करके रखेगा। इस तरीके से हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग देखें। अब जो बच गया न्यूक्लियस के बारे में और टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो इस चैप्टर से प्रॉब्लम रिलेटेड होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है ना। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जानकारी हम लोग लेंगे।